मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम तैयारी कर रहे हैं NTA नेट JRF की और हमारा टारगेट बैच जो है वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। इसकी कक्षाएं नियमित आपको देखने को मिल रही होंगी। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 9 के अंतर्गत निबंध, और कौन सा निबंध था? शिव शंभू का चिट्ठे नामक निबंध था, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। और इसके पहले के 5 भाग इसके अपलोड हो चुके हैं। यानी जो शिव शंभू का चिट्ठा है वो बाल मुकुंद जी ने 8 भागों में लिखा है, 8 शीर्षक से लिखा है चिट्ठा। तो उसी को मैंने 8 पार्ट कर दिया है। 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं और ये 6वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ये और सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आज हम पढ़ते हैं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का यह भाग, 6वां भाग। इसका शीर्षक है एक दुरासा। नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थी। वह मनमाने जकंदे भर रहा था। हाथ पांव को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कन रसिया शिव शंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। वसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फाल्गुन शुद्धि है, वसंत के विकास का समय है, या होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने वसंत में सावन बना दिया। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादो किसी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह, कैसा ऋतु विपर्य है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वाल बाल। इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां भरे, रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाएं तो कहाँ जाएं? राजा दूर 7 समुद्र पार हैं। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा है, न राजा ने शिव शंभू को देखा, न शिव शंभू ने राजा को। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका ही में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राज प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? ओह, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझ कर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगे तो गाने वाले को क्या मलार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण हैं, उद्धव हैं, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं पटकने पाते। राजा हैं, राज प्रतिनिधि हैं, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं, माई लॉर्ड नगर ही में है, पर शिव शंभू उनके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उनके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माई लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने सेनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। न आगे को लगाने की आशा है।
प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है, तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है, लोग उसे जान सकते हैं। माई लाड के मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश का निवासी माई लाड का चंद्रानंद देखने को टकटकी लगाए रहता है, या जैसे शिव शंभु शर्मा के जी में अपने देश के माई लाड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी माई लाड को इस देश के लोगों की सुध आती होगी? क्या कभी श्रीमान जी को होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछे, या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोले? माई लाड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना, सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा के माई लाड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचा है या नहीं। यदि पहुंचा है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि अपने 6 साल के लंबे शासनकाल में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया? जो पहरेदार सिर पर फेंटा बांधे, हाथ में संगीन दार बंदूक लिए, काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते जुलते दिखाई देते हैं, कभी उनको भूले भटके आपने पूछा है कि कैसी गुजरती है? किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो? तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है? तुम्हारे देश के लोग हमारे देश को कैसा समझते हैं? क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माई लाड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही उनके कानों तक पहुंचकर रह गया? क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इस देश के प्रतिष्ठित बेगराज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा किसी विदेश या रियासतों के दौरे में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामी करने आए हों, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट हुआ किया? सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला। भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परिच्छोद दृढ़ छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माई लाड जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा, उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात जाए, इस कलकत्ते ही में देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माई लाड के शासन के 6 साल होने वाले हैं। हालवेर के स्मारक में लाठ बनवाने, ब्लैक होल का पता लगाने वाले अख्तर तकनीकी लाट को मैदान से उठवाकर जहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौरा भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें भी श्रीमान के दिल पसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाए और गवर्नमेंट हाउस की तरफ से स्वर्ग की सीमा और बढ़ जावे। पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक यह आंखें न होंगी, यह अंधेर यूं ही चला जाएगा। यदि किसी दिन शिव शंभु शर्मा के साथ माई लाड नगर की दशा देखने चलते, तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और शोरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लौटती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीरों पर मैले कुचैले फटे चितड़े लिपटे हुए हैं।
उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहां तहां पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे अधिक मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता। उसके लिए चिमटी चिमटी की जिह्वा दरकरार है। इसी कलकत्ते में, इसी इमारत के नगर में, माई लाड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहाँ जगह देखते हैं वहीं पड़े रहते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों ही पर पड़े पांव पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं। कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों से चमट कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहां तहां से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला माई लाड तक उनकी बात कौन पहुंचावे? दिल्ली दरबार में भी, जहां सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई ना था। यदि माई लाड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं या नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वह अपने राजा उसके प्रतिनिधि को संबोधन करें? किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें? क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपने जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुटे और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकाल कर सबसे बड़े हाथी पर चमर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुणावली का वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रात को वेश बदल कर निकला करते थे। अकबर के प्रजापालन और बीरबल के लोक रंजन की कहानियां कहकर वह भी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थी। अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि हैं और वह इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात को तो शिवशंभु के जी में भी पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं है। साथ ही राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम के प्राप्त करने की परवाह करे। माई लाड अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। या प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे? तो भी इतना संदेश भंगड़ शिवशंभु शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। बमला जिमाने सुल्तान के रसनद ई दुआरा की बसु के बादशाही जय नजर भरा गदारा। मित्रों, यह रहा शिवशंभु का चिट्ठा। और ये देखिए आप सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर। भगत सिंह को 23 मार्च के दिन फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी को। ये हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे। आज भी इनकी मूर्ति को हम अपने हृदय में जीवंत करके रखे हुए हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी के वातावरण में सांस ले रहे, वरना इसी प्रकार के अंग्रेजों का शासन हुआ करता हमारे इस देश पर और क्या दुर्गति होती हमारी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
ठीक है मित्रों, तो कैसी लगी आपको यह क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कवर करवाया जाएगा। बहुत ही जल्द आपसे हम मिलेंगे एक अच्छी और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।